नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत की दो बहुत ही दिलचस्प कहानियों पर बात करेंगे। जी। ये कहानियां विहित सेन तेजुवती कथा और नीति व्याख्या नाम के स्रोत से हैं और इनमें हम प्रेम, कर्तव्य और थोड़ी सी कह सकते हैं चतुर रणनीतियों का बड़ा अनोखा संगम है। हाँ, बिल्कुल। मानवीय रिश्ते और राजनीतिक दांवपेच दोनों की झलक मिलती है। तो हमारा इरादा है कि इन कहानियों के जरिए इन गहरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करें। चलें शुरू करते हैं। जी जरूर। तो पहली कहानी है तिमिरा नगरी के राजा विहित सेन और रानी तेजुवती की। राजा अपनी रानी से इतना ज्यादा प्रेम करते थे, हाँ, इतना कि कहते हैं आलिंगन के समय ना अपने शरीर पर कुर्ता भी सहन नहीं कर पाते थे। इतना गहरा प्रेम। लेकिन फिर? हाँ, लेकिन फिर राजा को एक जीर्ण ज्वर एक पुराना गंभीर बुखार हो गया और वैद्यों ने कहा कि रानी से मिलना बंद। और वियोग में तो राजा का हाल और बुरा हो गया है ना। दवाइयां भी फेल हो गईं। बिल्कुल, कुछ काम नहीं कर रहा था। और देखिए, यहीं पर कहानी एकदम एक अजीब मोड़ लेती है। हाँ। जब कोई दवा काम नहीं आई तो वैद्यों ने मंत्रियों को एक बहुत ही अलग सी सलाह दी। क्या सलाह? उन्होंने कहा कि राजा को कोई गहरा सदमा पहुंचाया जाए, जैसे कोई बड़ा डर या शोक, कोई मानसिक आघात। सदमा इलाज के लिए? ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, उनका मानना था कि शायद इस मानसिक चोट से ना शारीरिक रोग अपने आप ठीक हो जाए। अच्छा, तो फिर मंत्रियों ने क्या किया? राजा तो हिम्मती भी थे, शायद उन्हें डराना या चौंकाना आसान नहीं होगा। सही कहा। तो मंत्रियों ने रानी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रानी को कहीं छिपा दिया गया ओ, और राजा को ये खबर दी गई कि महारानी की मृत्यु हो गई है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बहुत बड़ा सदमा होगा। बिल्कुल। राजा का तो जैसे दिल ही टूट गया, भीषण शोक हुआ उन्हें। हाँ। पर हैरानी की बात यह है, क्या? उनका ज्वर उतर गया। सच में? दुख से इलाज हो गया? आज सुनने में अजीब लगता है, पर कहानी यही कहती है ना, उनका ज्वर ठीक हो गया। गजब। फिर रानी तो उस जीवित थी। हाँ, तो जैसे ही राजा थोड़े स्वस्थ हुए, मंत्रियों ने जीवित रानी को उनके सामने पेश कर दिया। तब राजा का क्या रिएक्शन था? गुस्सा हुए होंगे वो। नहीं, और यहीं पर नीति वाली बात आती है। स्रोत कहता है कि मंत्रियों और रानी का इरादा वो क्या है, राजा का हित करना था, सिर्फ उन्हें खुश करना नहीं। अच्छा, असली वफादारी चापलूसी नहीं, बल्कि सच में कल्याण की चिंता करना है, चाहे तरीका थोड़ा टेढ़ा ही क्यों ना हो। बिल्कुल सही। सच्चा मंत्री पद या रानीपन वही है जो दूर की सोचे, राज्य और राजा का भला देखे। और राजा ने भी ये समझा। उन्होंने इस छल के पीछे की नीयत और उपकार को पहचाना, इसलिए गुस्सा नहीं किया। तो ये तो हुई पहली कहानी, प्रेम, वियोग, कर्तव्य और एक नाटकीय छल। अब दूसरी कहानी, वत्सराज वाली। हाँ, वत्सराज, वासवदत्ता और पद्मावती। और यहाँ भी मामला कुछ कुछ उलझा हुआ सा ही है। स्रोत इशारा करता है कि यहाँ भी कुछ मिलती जुलती स्थिति थी। शायद प्रधानमंत्री योगेंद्रायण ने कुछ सलाह दी और वत्सराज को अपनी किसी गलती का एहसास हुआ। ऐसा लगता है, शायद पहले उन्होंने प्रेम में थोड़ा बहकर कुछ किया या कहा होगा। और वासवदत्ता ने भी तो वियोग सहा था, उनकी भी कहानी है। हाँ, पर यहाँ एक राजनीतिक पहलू भी है ना, पद्मावती के पिता मगध नरेश का। जी हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मगध नरेश इस बात से खासे नाराज थे कि उनकी बेटी पद्मावती का विवाह एक तरह से उन्हें लगा कि छल से हुआ है। क्यों? उन्हें क्या लगा था? उन्हें लगा कि वत्सराज तो पहले से शादीशुदा थे और अपनी पहली रानी वासवदत्ता से ज्यादा प्रेम करते हैं। तो उन्होंने दूत भेजा वत्सराज के पास अपनी नाराजगी जताने। कहा कि इससे उन्हें मगध नरेश को दुख पहुंचा है। ओह, ये तो बड़ी ही नाजुक स्थिति बन गई होगी। दो राज्यों के बीच तनाव का खतरा। बिल्कुल। और इस स्थिति में पद्मावती का जो जवाब था वो कमाल का है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बड़ी समझदारी और विनम्रता दिखाई। दूत के जरिए अपने पिता को संदेश भेजा। कहा, पिताजी, आप बेकार में चिंता न करें। आर्यपुत्र मेरे पति मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं और महारानी वासवदत्ता भी मुझे एकदम बहन की तरह मानती हैं। वाह। और फिर उन्होंने कहा, अगर आप सच में मेरा भला चाहते हैं तो आर्यपुत्र से दुश्मनी न रखें। क्या बात है, एक तीर से दो निशाने। पिता को भी शांत किया और पति के राज्य का भी हित देखा। हाँ, ये कूटनीति और व्यक्तिगत निष्ठा दोनों का बहुत अच्छा उदाहरण है। बड़ी कुशलता से उन्होंने अपने पिता के गुस्से और शोक दोनों को संभालने की कोशिश की। और वासवदत्ता का क्या रोल रहा है इसमें? वासवदत्ता ने भी दूत का पूरा आदर सत्कार किया, जिससे माहौल और सहज हुआ। दोनों रानियों ने मिलकर स्थिति को संभाला।
कहानी का अंत भी बड़ा मानवीय है ना, जब पद्मावती उदास हो गई। हाँ, जब दूध चला गया तो पद्मावती को अपने घर की याद आई, वो उदास हो गई। तो वासवदत्ता ने विदूषक, वो जोकर होता है ना वसंतक, उसे बुलाया और कहा कि कोई कहानी सुनाओ ताकि पद्मावती का मन बहल जाए। ये छोटी छोटी बातें रिश्तों की गहराई दिखाती हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इन दोनों कहानियों से एक बात तो साफ है कि व्यक्तिगत भावनाएं, चाहे वो कितना भी गहरा प्रेम हो या शोक हो, या रिश्तों की उलझनें और राजनीतिक कर्तव्य या कहें रणनीतियां, ये सब आपस में बुरी तरह गुंथे हुए हैं। हाँ, और पात्रों ने मुश्किल हालात का सामना भी बड़ी सूझबूझ और कभी-कभी अप्रत्याशित तरीकों से किया। सही कहा। और दोनों ही कथाएं एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती हैं मेरे ख्याल से, कि किसी बड़े लक्ष्य या किसी के भले के लिए, चाहे वो राजा की जान बचाना हो या राज्यों में शांति रखना हो, धोखे या छल का इस्तेमाल कहाँ तक जायज है? क्या उद्देश्य साधनों को सही ठहरा सकता है? हाँ, ये एक ऐसा नैतिक प्रश्न है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी खुद सोच विचार कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प कहानियां और उतने ही गहरे सवाल।